हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लैंडमार्क कार्ड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी 1998 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट 25 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी लीडिंग ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस ये कंपनी इंडिया के अंदर चलाने का काम करती है। और उसके अंदर अगर हम ब्रांड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मर्सिडीज बेंज हो गया, होंडा हो गया, जीप और वॉल्क्सवैगन और रेनॉल्ट, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो इनके जो ऑथराइज जो इनकी डीलरशिप है वो इस कंपनी के पास में अवेलेबल है। और उन डीलरशिप के बेसिस पे यहाँ पे ये कंपनी इंडिया के अंदर ये प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल वाले जो बिजनेस है अशोक लेलैंड का, उसको भी यहाँ पे ये कंपनी कैटर करने की कोशिश ये कंपनी करती है। कोशिश नहीं, यानी कि उसे भी ये कंपनी सेल करने का काम करती है। अगर हम कंपनी के सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो नई नई गाड़ियाँ होती है उसे कंपनी सेल करने का काम करती है। फिर उसके बाद में जो आफ्टर सेल की जो सर्विसेज होती है, यानी कि जो नॉर्मली जो सर्विस जो प्रोवाइड होती है, सर्विस सेंटर वाली जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। फिर उसके अलावा जो प्री ओन्ड जो पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं उसे भी ये कंपनी सेल करने का काम करती है। और अगर आप देखोगे, जो थर्ड पार्टी वाला फाइनेंस होता है, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो गया, तो वैसे फाइनेंस सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम देखेंगे तो करंटली अभी लगभग कंपनी के 112 आउटलेट्स हमें इंडिया के अंदर नजर आते हैं और लगभग 8 स्टेट के अंदर हमें कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। इसके अंदर 61 अगर हम देखेंगे तो कंपनी के सेल्स वाले शोरूम्स हैं, यानी कि जो नॉर्मल शोरूम्स होते हैं वो हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और 51 कंपनी के आफ्टर सेल सर्विस सेंटर्स हैं, यानी कि नॉर्मली अगर आप देखोगे, अगर आप गाड़ी लेते हो तो उसके बाद में जो सर्विसिंग के लिए आप देते हो तो वो यहाँ पे कंपनी के 51 हमें यहाँ पे सर्विस सेंटर्स नजर आते हैं। और ये सारे ऑथराइज्ड है, यानी कि यहाँ पर अगर आप करवाते हो तो वहाँ पे ये ऑथराइज्ड यहाँ पे माना जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लगभग 31 सिटीज के नाम कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे, अगर हम स्टेट की अगर हम बात करेंगे, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल और यहाँ पे दिल्ली के अंदर इनका प्रेजेंस हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के कुछ और अगर नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर पूरे बिजनेस वैल्यू चेन के ऊपर ये कंपनी फोकस करने का काम करती है। और मेनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिटेल बेस्ड यहाँ पे कंपनी का फोकस हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे तो पूरा रिटेल बेस्ड ही रहेगा, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कार वाला जो बिजनेस है यहाँ पे पूरा रिटेल बेस्ड हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, एज अ होल अगर हम देखेंगे तो बिजनेस मॉडल यहाँ पे हमें अच्छा नजर आता है। कंपनी के पास में ऑथराइज डीलरशिप है, तो अगर आने वाले टाइम पे अगर इनकी जो कार्स की डिमांड अगर आने वाले टाइम पे बढ़ती है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी आने वाले टाइम पे अपने और आउटलेट्स हमें ओपन करती हुई नजर आएगी और वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे सिर्फ कार सेलिंग से ही कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके अलावा जो सर्विस सेंटर में जो फिर से गाड़ियाँ आती हैं तो उससे भी कंपनी को रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए, नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का जो लोन्स वगैरह है, जो उनके कंपनी ने और उनके जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उनके अंदर जो लोन्स वगैरह है, तो उसका जो पार्टली पेमेंट यहाँ पे कंपनी करने वाली है, तो उसके बाद में हार्डली कोई यहाँ पे कंपनी का लोन रहेगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, संजय करचनदास ठाकर ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 2 साल कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स काफ़ी कम रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो 2989 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का रहा है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का पिछले साल आया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का पिछले साल का नंबर काफ़ी अच्छा रहा है। पहले के 2 साल यहाँ पे कोविड की वजह से प्रॉब्लम थी, इसलिए यहाँ पे कंपनी के नंबर्स हमें कम नजर आ रहे थे। लेकिन देखिए, इस साल अगर हम देखेंगे, जिस तरीके की मर्सिडीज हो, जीप हो, वॉल्क्सवैगन की कार्स की अगर हम बात करेंगे, जिस तरीके से सेलिंग हुई है और जिस तरीके से हाई डिमांड मार्केट में देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे इस साल लगभग 3.5 से 4,000 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के देखने को मिल सकते हैं। और लगभग 100 करोड़ के लगभग भी नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कार के आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 13 दिसंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। 15 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 506 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे ये कंपनी शेयर दे रही है। 29 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। 552 करोड़ का हमें यहाँ पे आईपीओ का टोटल साइज नजर आता है। इसमें से 150 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास में जाने वाले हैं और 402 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के कुछ प्रमोटर्स हैं और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये अमाउंट जाने वाला है। अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 150 से 200 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आता है।
अब अगर हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो फाइनेंशियल ईयर 2022 के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 17 का ईपीएस हमें कंपनी का नजर आता है, तो उसके बेसिस पे लगभग 28 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि लगभग 2000 से 2100 करोड़ के वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अगले साल ये कंपनी के अर्निंग्स अगर यहाँ पे 100 करोड़ के लगभग हो जाते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन के पैरामीटर्स पे यहाँ पे वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हमें नजर आता है, तो कि जिस तरीके का ये इंडस्ट्री है तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट को यहाँ पे इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मैं नेट एसेट वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 67 के लगभग का यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और कंपनी 506 पे शेयर दे रही है, यानी कि लगभग 7 to 8 टाइम्स के प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम आरओसी के नंबर की अगर हम बात करेंगे लगभग 18% का आरओसी है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कंपनी का अच्छा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे इक्विटी कंपनी का बिजनेस में कम लगा हुआ है और इसीलिए हमें यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का अच्छा नजर आता है। अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे तो लगातार डेट टू इक्विटी कंपनी का कम हमें होता हुआ नजर आ रहा है और अभी यहाँ पे कंपनी और फ्रेश इशू कर रही है तो वहाँ पे इक्विटी बढ़ जाएगी और डेट वहाँ पे वही का वही अगर रहेगा और उसके बाद में भी कंपनी डेट कम करने वाली है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 के नीचे कंपनी का डेट टू इक्विटी हमें पोस्ट आईपीओ के बाद में होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 21 दिसंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा और अगर रिफंड नहीं मिलता है यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 22 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 23 दिसंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने की अमाउंट की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए 14,674 रुपीज़ लगेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट की एप्लीकेशन लगा सकते हो जिसके लिए 1,90,762 रुपीज़ लगेंगे। अगर आपको स्मॉल एचएनआई में अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो 14 लॉट की एप्लीकेशन आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी जिसके लिए 2,05,436 रुपीज़ लगेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो एज अ होल अगर हम देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे अच्छी नजर आती है मेरे ख्याल से। जो इसके अलावा जो दूसरे आईपीओ अगर हम देखेंगे तो अर्बन होल्डिंग वाला आईपीओ इतना अच्छा हमें नजर नहीं आ रहा है। सूला वाइनयार्ड्स की भी अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ का साइज हमें बड़ा नजर आता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लिस्टिंग गेन के चांसेस कम होंगे। मेरे ख्याल से अगर तीनों आईपीओ के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा लिस्टिंग गेन के चांसेस अगर कहीं पे अवेलेबल है तो मेरे ख्याल से लैंडमार्क कार्स के अंदर मेरे ख्याल से ज्यादा लिस्टिंग गेन के चांसेस अवेलेबल होंगे। तो लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर आपको अगर फर्स्ट प्रेफरेंस अगर तीनों आईपीओ में से अगर किसी को देना है तो मेरे ख्याल से लैंडमार्क कार का मेरा रहेगा और मेरा यही कोशिश रहेगा कि मैं यहाँ पे 3-4 स्मॉल एचएनआई में एप्लीकेशन लगाऊंगा और उसके अलावा मैं यहाँ पे रिटेल के अंदर मेरे जितने भी अकाउंट है यानी कि 8-10 जो अकाउंट है उसके अंदर मैं ये एप्लीकेशन लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि लैंडमार्क कार के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।